हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर जिसका नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। अभी बच्चों हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब भी एक पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई नया बंदा एडमिट होता है तो हम उसे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बोलते हैं, और हमने वो पूरा चैप्टर अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अगर कोई पार्टनर जो ऑलरेडी फर्म में एग्जिस्ट करता है वो फर्म से बाहर जा रहा है, वो किन दो कंडीशन से बाहर जा सकता है। या तो वो रिटायर होके जा रहा है फर्म से, मतलब खुद से फर्म छोड़ के जा रहा है, या फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो इन दो केसेस में बच्चों वो फर्म को छोड़ के जा सकता है। अब हम इन दोनों केसेस में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, किस किस चीज़ को ट्रीट करेंगे अकाउंट्स में, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट में हमने पढ़ा था एडमिशन, आज हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो रिटायरमेंट एंड डेथ बेसिकली क्या रहेगी, देखिए जैसे पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो हमारे पार्टनर है वो ABCD, और ये जो हमारी है इक्वली रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं। क्लियर है? चार पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म में ABCD, और वो जो है प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर कर रहे हैं। अब एडमिशन में हम पढ़ रहे थे जब एक नया पार्टनर इसमें एडमिट हो जाता था, यहाँ हम पढ़ रहे हैं रिटायर हो जाता है। मैं कहती हूँ जो C है वो फर्म को छोड़ के जा रहा है, वो रिटायर हो रहा है बेसिकली। तो जब ये रिटायर हो जाएगा तो फर्म में कौन बचेगा, A, B एंड हमारा D। ये तीन पार्टनर बच जाएंगे। पहले कितने थे बच्चों, चार थे, अब कितने हो गए हमारे पास, तीन हो गए। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ द C के बाद कितने पार्टनर्स बचे हमारे, तीन पार्टनर्स बचे। तो इसको बोलते हैं जब कोई फर्म को छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो बच्चों इस केस में जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हमारा होता है। क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म मतलब हमारी फर्म कंटिन्यू चलती है, बस क्या हो जाता है उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या फिर जो एग्रीमेंट है उसके अंदर कुछ चेंज आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, पहले चार पार्टनर थे जो वो इक्वली प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब तीन बचे हैं तो एक बंदे का और जो शेयर था वो इन बाकी तीनों को ही मिलेगा, यही तीनों शेयर करने वाले हैं। तो चेंज तो अपने आप होने वाली है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसलिए हम बोलते हैं बच्चों जो हमारी फर्म है वो रिकंस्टिट्यूट हो गई है। री का मतलब बेसिकली दोबारा बन रही है, नए तरीके से वो बन गई है। रहेगी वही फर्म, नाम वही रहेगा, बस पार्टनर्स चेंज हो गए क्योंकि एक पार्टनर चला गया, बाकी के तीन बचे हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। हमने लास्ट चैप्टर में प्रॉपर पढ़ा था कि किस किस कंडीशन में हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो रिकंस्टिट्यूट होती है। तो उसमें से एक था हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। दोनों में बच्चों रिटायरमेंट एंड डेथ, जो पार्टनर की डेथ हो रही है या फिर पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेसिकली सेम ही रहता है। बस क्या फ़र्क रहेगा आप सोचिए खुद। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, रिटायरमेंट जो होता है वो आप खुद से लेते हैं। ठीक है, आपको फर्म को छोड़ के जाना है, वो डिसीज़न आपका खुद का है। लेकिन जो डेथ है वो नेचुरल तरीके से, मतलब एक नेचुरल कॉज है, आपको नहीं पता ना आपकी कल डेथ हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो डेथ एकदम से होती है, इंस्टेंट जब ये हमारी होती है तो जो पार्टनर है वो एकदम से फर्म से जाएगा। इसमें आपका बेसिकली रिटायरमेंट के केस में आपका प्री प्लान्ड होता है आपका फर्म को छोड़ के जाना। तो दोनों में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब गुडविल को कैलकुलेट करना, प्रॉफिट शेयर करना, वो बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है। सिर्फ एट लास्ट क्या रहेगा, रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी शेयर आता है पार्टनर को, जैसे यहाँ पे C रिटायर हुआ था, मैं कहती हूँ C को 25,000 रुपये लास्ट में देने थे। हमारी फर्म ने C को एट लास्ट उसको 25,000 रुपये देने आए थे। तो रिटायरमेंट के टाइम पे जो हमारी फर्म है C को वो पैसे दे देगी। लेकिन जब डेथ के केस में C तो अब रहा ही नहीं ना, तो वो 25,000 रुपये किसको देगी, तो वो C के किसी न किसी लीगल हायर को देगी, उसके रिप्रेजेंटेटिव को देगी, जो C को रिप्रेजेंट करेगा, बेसिकली एग्जीक्यूटर बोल दे, मतलब जो भी उसका रहेगा उसको देगी, क्योंकि C तो रहा ही नहीं डेथ। तो क्या फ़र्क हुआ बच्चों, रिटायरमेंट के केस में हम पार्टनर को ही सारा पैसा अगर उसको देना है तो देते हैं, लेना है तो उससे लेते हैं। बस डेथ के केस में क्या रहेगा, वो बंदा ही नहीं रहा तो हम किसको देंगे, उसके किसी लीगल हायर को देंगे।
क्लियर है? किसी रिप्रेजेंटेटिव को देंगे, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट्स में वो पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर उनसे लेना तो हम उन्हीं से लेंगे, क्योंकि पार्टनर्स तो दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्लियर है? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चाहे वो रिटायरमेंट हो चाहे वो डेथ हो, दोनों चीज़ में सेम रहेगा। सिर्फ लास्ट में बिल्कुल आके एंड में जितनी भी चीज़ें आपने करी, एंड में जब आप आ गए तो सिर्फ क्या हुआ, यहाँ पैसा चला जाएगा। क्लियर है? तो देखिए अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हम बेसिकली करते हैं, कैसे करते हैं। एक एक करके हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों इस वाले चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स अपने एक 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई 1-2 लेक्चर में कवर हमारा होने वाला है, लेकिन हम ये पूरा चैप्टर इन टॉपिक्स में डिवाइड करके इसको पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले जैसे हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जो भी हमने समझा ही है। देन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देन गेनिंग रेशो, देन गुडविल, देन रिवैल्यूएशन, देन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, then computation of amount due to retiring partner, then payment to retiring partner, then adjustments of capital, then death of a partner and calculation of share of profit, then preparation of executor account, और लास्ट में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे, जिसमें जब हम ऊपर एक एक करके सारे कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे, लास्ट में एक फुल फ्लैश क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाता है, उसके अंदर गुडविल एडजस्टमेंट हो रही है, कैपिटल एडजस्ट हो रही है, रीवैल्यूएशन भी हो रहा है, तो हम उसको कैसे करते हैं, एक पूरा क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे। क्लियर है? तो देखिए बच्चों कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स बेसिकली रिटायरमेंट या फिर डेथ के टाइम पे आपकी होती है। ये 5-6 जो मैंने लिखे बेसिकली ये रहेगी। सबसे पहले आ जाती है आपकी डिटरमिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आज हम जस्ट एक बेसिक साइज चैप्टर का देखने वाले हैं। हम 1 बाय 1 करके इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर्स में अपना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो जैसे मैंने बताया अभी 4 पार्टनर्स थे, वो इक्वली शेयर कर रहे थे। अब जब एक रिटायर हो गया या फिर उसकी डेथ हो गई, जब 3 बचे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होएगी ना। तो ये इक्वली वाली कौन सी थी, आपकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी। अब जो इन तीनों की नई आएगी वो उसको क्या बोलेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम बोलते हैं। ठीक है, हम इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। देन आता आपका डिटरमिनेशन ऑफ द गेनिंग रेशो। अब जब यहाँ पे 4 पार्टनर थे, उसमें से एक चला गया तो उसका जो शेयर था वो भी इन तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, मतलब बच्चे को एक एक्स्ट्रा कुछ मिलने वाला है। जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पे 100 रुपीज़ थे, जब वो 4 में डिवाइड हुआ तो बच्चों 25 पर हेड चला गया। ठीक है, लेकिन जब 3 बचे तो जब ये 100 जब 3 में डिवाइड होएगा तो कितना आएगा, बेसिकली 33.33 समथिंग कुछ रहेगा। तो ये गेन हो रहा है ना उनको, 33 में से ये अगर हम माइनस करते तो बेसिकली 8 रुपीज़ उनको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, वो उनको गेन हो रहा है। तो उसी तरीके से जब प्रॉफिट शेयर होते हैं, उस रेशियो में शेयर होते हैं, तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी पार्टनर को गेन होने वाला है, तो हम उसको गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना सीखेंगे। देन आ जाता है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। जब पार्टनर छोड़ के जा रहा है, उसने फर्म को इतना टाइम दिया है, फर्म की कुछ रेप्यूटेशन बनी है, उसकी वजह से फर्म का बिजनेस और ग्रो कर रहा था, तो उसको भी हम गुडविल का कुछ शेयर देते हैं। देन आ जाता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। उसी तरीके से बच्चों जब पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है उस टाइम पे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है, तो हम अपनी एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं और लाइबिलिटीज को भी रीअसेस करते हैं, ताकि जो पार्टनर जा रहा है अगर उसकी वजह से कुछ प्रॉफिट है, उसका कुछ शेयर है उस प्रॉफिट में, मतलब रीवैल्यूएशन करने से कुछ प्रॉफिट अराइज हो रहा है, तो वो भी वो साथ में लेके जाए अपना। क्लियर है? उसी तरीके से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज है। भाई फर्म के पास कुछ जनरल रिजर्व्स थे, कुछ रिजर्व्स उसने बना रखे थे जो उसके पास थे, तो वो कहाँ से बने थे, वो प्रॉफिट से ही बने थे कंपनी पार्टनरशिप फर्म के। और जब फर्म के प्रॉफिट्स पे पार्टनर्स का हक था पहले, तो उन वाले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज पे भी रिटायर्ड वाले पार्टनर का हक था, तो वो भी उसको मिलेंगे, तो हम उसको भी एडजस्ट करते हैं। देन आ जाता है कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। लास्ट में हम रिटायरिंग पार्टनर को कौन सी अमाउंट देंगे, क्या क्या इंक्लूड करेंगे, वो हम कैलकुलेट करते हैं। देन कैपिटल्स, कई बार पार्टनर्स कहते हैं, जैसे इन तीनों ने का भी हम अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, न्यू रेशियो में एडजस्ट करते हैं, तो उस तरीके से एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। तो इस तरीके से कुछ एक एडजस्टमेंट्स हमारी रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे नीडेड होती है। हम इनको एक एक करके कैसे करेंगे, इनका काउंटरिंग ट्रीटमेंट वो सीखने वाले हैं। क्लियर है?
तो बच्चों आज हम बेसिकली देख लेते हैं कि जो एक पार्टनर है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरमेंट के टाइम पे या फिर डेथ के टाइम पे, मैंने बोला लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम उसका वो अमाउंट दे देते हैं, तो हम उसको क्या देते हैं और क्या उसको नहीं देते हैं, मतलब बेसिकली उस पर क्या प्लस रहेगा और क्या उसके उसमें से हम माइनस करेंगे। मतलब अगर लॉस है तो माइनस होएगा, प्रॉफिट है तो प्लस होएगा, मतलब उससे कोई पैसा लेना है तो वो माइनस होता रहेगा, और उसको कोई जो जो पैसा देना है हम उसको प्लस करते चलेंगे। तो आज हम इसमें ये पढ़ते हैं कि हम उसको क्या देंगे और उससे हम क्या लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट वाला ब्लॉक है उसमें हमने बताया है कि द सम ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो फर्स्ट है बच्चों क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, तो वो क्या होता है आपको पता ही है। जब भी कोई पार्टनर अगर फर्म में एडमिट होता है तो वो कुछ कैपिटल लेके आता है, उस कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस नहीं होता, दैट वाज ए क्रेडिट बैलेंस। मैं कह रही हूँ जब ये ABCD तीनों हमारी फर्म में आए थे, इन्होंने 1 लाख ईच लेके आए थे, ठीक है, चारों पार्टनर 1-1 लाख लेके आए थे। तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा हमारे पार्टनर का, 1 लाख। मतलब C रिटायर हो रहा है तो C का कैपिटल बैलेंस क्या रहा बच्चों, 1 लाख। अगर उसमें कुछ हमने एडजस्ट नहीं किया है, जैसे हमने कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करना सीखा था ना हमारा फर्स्ट चैप्टर में, उस तरीके से मैं कह रही हूँ कि जो उसकी कैपिटल है फिक्स्ड है वो 1 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ऑफ इस कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, 1 लाख हुआ। क्लियर है, तो हम इसको इंक्लूड करेंगे, हम इसको प्लस की आइटम में लिखते हैं। देन आ जाता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ इज करंट अकाउंट। अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं तो आपको पता ही है क्या रहता है, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, 2 अकाउंट हम मेंटेन करते हैं। तो उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस हम प्लस करेंगे तो हम करंट अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस को प्लस करेंगे। तो वो दोनों चीज़ें फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट में लिखी हुई है। देन आता है हिज शेयर ऑफ गुडविल। अगर फर्म की कुछ गुडविल है, उसका जो भी शेयर है, मैं कह रही हूँ फर्म की 2 लाख रुपए की गुडविल थी और जो C का शेयर था उसमें बन रहा था 20,000 रुपये, तो वो हम 20,000 रुपये भी उसको देंगे, तो हम उसको ऐड करेंगे। क्लियर है। जैसे यहाँ पे मैं कहती हूँ कि 1 लाख तो उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था, ठीक है, देन करंट अकाउंट का बैलेंस था उसका 20,000 रुपये, देन जो गुडविल का बैलेंस था वो भी था उसका 20,000 रुपये। तो आप इन सारी चीज़ों को एक एक करके क्या करते चलेंगे, प्लस करते चलेंगे। देन आता है हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जैसे मैंने अभी बताया अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसमें अगर रिटायर्ड पार्टनर का या डेथ पार्टनर का कोई भी शेयर है तो हम वो भी इंक्लूड करेंगे। मैं कहती हूँ कि जो प्रॉफिट था उसका जो प्रॉफिट में शेयर आया था वो 10,000 रुपये आया था, तो आप वो इंक्लूड कर देंगे। देन रहता है हिज शेयर इन द गेन ऑफ द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब हमने हमारी एसेट्स को एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करा, मतलब दोबारा से हमने उसकी वैल्यूज को रीवैल्यू करा है, देखा है कि पहले उसकी क्या वैल्यू थी, अब करंट टाइम पे उसकी क्या वैल्यू है, तो उसकी वजह से अगर कोई गेन आता है तो वो आप कर देते हैं बच्चों प्लस, अगर उसकी वजह से कोई लॉस आ जाता है तो अब हम उसे कर देते हैं माइनस। क्लियर है। उसी तरीके से जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, अगर उसी तरीके से कोई लॉस हो जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, माइनस। एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उसको माइनस करेंगे। उसी तरीके से रीवैल्यूएशन गेन है तो प्लस, रीवैल्यूएशन में अगर कोई लॉस है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। वो भी हम नीचे पढ़ने भी वाले हैं। देन नेक्स्ट आता है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। मतलब किसी पर्टिकुलर डे को वो रिटायर हो रहा है या फिर डेथ तो नेचुरल होती है, तो उस डेट तक उसका जो भी प्रॉफिट में शेयर आता है वो भी हम क्या करेंगे बच्चों, इंक्लूड करेंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि वैसे नॉर्मली हमारे जो अकाउंट्स हैं वो 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ जो उसकी डेथ है पार्टनर की वो 15 जैन को हो जाती है, तो 15 जैन के बाद मतलब 1.5-2-2.5 महीने के लिए जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें C का कोई भी शेयर नहीं होगा। 15 जनवरी तक जितना भी प्रॉफिट हमारी फर्म को होने वाला है उसमें C का शेयर रहेगा। तो हिज शेयर ऑफ डेट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस भी डेट को उसकी रिटायरमेंट या डेथ होती है तब तक का जो भी प्रॉफिट होगा वो भी हम इंक्लूड करेंगे। क्लियर है। देन आता है इंटरेस्ट ऑन इज कैपिटल इफ इन्वॉल्व। अगर हमारी फर्म का
पार्टनरशिप डीड के अंदर एग्रीमेंट है कि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाते हैं, तो हम उसको भी क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड कर देंगे। क्लियर है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो आपको पता ही है वो हम पार्टनर से लेते हैं, तो हम उसको माइनस करेंगे। लास्ट आ जाता है इसमें सैलरी और कमीशन। वो भी अगर हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर एग्रीमेंट है कि फर्म में ये इस पार्टनर को इतनी सैलरी मिलने वाली है, इतना कमीशन मिलने वाला है, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर डीड में जो जो टर्म्स कंडीशंस थी हम पढ़ते ही आ रहे हैं इस चीज़ को, जो जो एग्रीमेंट के अंदर हमारी टर्म्स कंडीशंस है उसको फॉलो करते जाएंगे। जो डीड बोलती है, जो पार्टनरशिप डीड ने बोला वो हम देते जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारी चीज़ें हमारे एग्रीमेंट पे डिपेंड करती है। क्लियर है। तो ये 7-8 चीज़ें हमारी इंक्लूड होती है जो हम उसको देंगे, जो हम प्लस में रखेंगे। क्लियर है। जिसकी वजह से जो रिटायर्ड पार्टनर है या फिर जो हमारा डेथ वाला पार्टनर है, उसका जो बैलेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा। बैलेंस क्या होएगा उसका, इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ें प्लस होएंगी। अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ सबको प्लस करने के बाद जो बैलेंस आ रहा है वो बच्चों 4 लाख रुपए आ रहा है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ सैलरी दी, कुछ प्रॉफिट दिया, तो एट लास्ट उसको 4 लाख रुपए हमें देने आ गए। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें जो हम इंक्लूड करते हैं। अब हम क्या चीज़ को एक्सक्लूड करते हैं, बेसिकली हम माइनस जो करते हैं वो है हमारे सेकंड वाले ब्लॉक में, द फॉलोइंग डिडक्शन इफ एनी मे हैव टू बी मेड फ्रॉम हिज शेयर। ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट क्या है, डेबिट बैलेंस ऑफ हिज करंट अकाउंट। एज वी नो कैपिटल अकाउंट का बेसिकली क्रेडिट बैलेंस ही रहता है, लेकिन करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो अगर हमारे करंट अकाउंट का बच्चों डेबिट बैलेंस है तो हम उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, उसको डिडक्ट करते हैं। अब जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी 4 लाख में से डिडक्ट होती जाएंगी अगर हमारा कुछ इसमें से है। देन सेकेंड है हिज शेयर ऑफ गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ। अगर हमने एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ किया है तो उसमें जो भी रिटायर्ड पार्टनर का शेयर आया हम उसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, प्रॉफिट है तो प्लस, अगर एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उसको माइनस करेंगे। देन नेक्स्ट है हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अगर गेन है तो प्लस करेंगे, रीवैल्यूएशन में अगर लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे। जो भी शेयर उसका आएगा पार्टनर का उसको माइनस करेंगे। देन नेक्स्ट है हिज शेयर ऑफ लॉस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। जैसे यहाँ पे कहा कि अगर उसको 15 जैन तक जो भी फर्म को प्रॉफिट हुआ है उसमें उसका शेयर रहेगा, लेकिन फर्म को लॉस भी तो हो सकता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस, अगर 15 जैन तक फर्म लॉस में चल रही है और फर्म को कुछ लॉस हो रहा है तो उस लॉस का जो भी शेयर होगा वो डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देन नेक्स्ट आता है हिज ड्रॉइंग्स अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अगर उसने फर्म से कोई पैसा निकाला है, बेसिकली उसका बैलेंस कम होने वाला है तो उसको भी डिडक्ट करेंगे। देन लास्ट वन आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर वही पार्टनरशिप डीड के अंदर एग्रीमेंट है कि हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को चार्ज कर रहे हैं, तो जब अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करोगे तो जो भी उस पर इंटरेस्ट आ रहा है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, डिडक्ट हो जाएगा। तो ऊपर वाली सारी चीज़ें जो फर्स्ट ब्लॉक में थी वो ऐड होती है, नीचे वाले ब्लॉक में जो चीज़ें थी वो क्या होती है, डिडक्ट होती है। एट लास्ट दोनों को प्लस एंड माइनस करके जो भी नेट बैलेंस आ जाता है वो हम अपने रिटायर्ड पार्टनर को, लाइक जैसे इसमें सी था, हम उसको देते हैं। जैसे मैं कहती हूँ जो डिडक्ट वाली चीज़ें थी वो आ जाती है बच्चों आपकी 1 लाख। ठीक है। हमारी पॉजिटिव वाली कितनी आई थी, 4 लाख। जो हमारी लेस करने वाली आई वो कितनी आई, डिडक्शन वाली 1 लाख। तो नेट बैलेंस कितना बचा, 4 में से बेसिकली 1 जब आप माइनस करोगे तो 3 लाख। तो 3 लाख रुपीस हम किसको देंगे, हमारे रिटायर्ड पार्टनर को। तो नेट बैलेंस कितना देना आ गया हमारे सी को, 3 लाख रुपए। क्लियर है। तो ऊपर वाली चीज़ें हमारी ऐड होएंगी, नीचे वाली चीज़ें हमारी डिडक्ट होएंगी। क्लियर है। तो ये था बच्चों रिटायर्ड पार्टनर को हम क्या चीज़ देते हैं और क्या चीज़ बेसिकली उसके शेयर को कैलकुलेट करते हुए हम क्या चीज़ ऐड करते हैं और क्या चीज़ हम डिडक्ट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें अब चलेंगी। एट लास्ट जो बैलेंस आएगा वो हम उसे दे देंगे। क्लियर है। तो ये था बच्चों हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर वाले चैप्टर में
जो भी बेसिकली हमारा रहता है कि फर्स्टली जो हमने बेसिक सा हल्का सा पढ़ा कि क्या चीज़ हम उसके शेयर में एक्सक्लूड करेंगे और क्या चीज़ हम उसके शेयर में इंक्लूड करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों को हटा देंगे, कौन कौन सी चीज़ों को हम इंक्लूड कर लेंगे। रिटायरमेंट कब होती है? जब पार्टनर फर्म से जा रहा है, और डेथ तो एक नेचुरल चीज़ है, वो कभी भी हो सकती है। तो दोनों के केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम रहता है, सिर्फ लास्ट में आके क्या होएगा, जैसे हमने पढ़ा कि रिटायरमेंट के केस में हम उसी पार्टनर को दे देते हैं उसका बैलेंस जो भी बचता है, जैसे ये 3 लाख रुपए सी को ही देंगे, लेकिन डेथ के केस में 3 लाख रुपए किसको देंगे? उसके किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देंगे। क्लियर है? तो बच्चों रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर में अब जो आगे आगे टॉपिक्स आएंगे हम उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों इसके बेस पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं। बड़े इजी से क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे आप बड़े इजीली तरीके से इनको कर पाएंगे। बिल्कुल बेसिक सा जो हमने पढ़ा था उसी के बेस पे हमारे ये दोनों क्वेश्चन है। इन दोनों के क्या आंसर रहने वाले हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर, जहां हमने हल्का सा बेसिक पढ़ा कि रिटायरमेंट एंड डेथ के टाइम पे हम क्या इंक्लूड करेंगे, क्या एक्सक्लूड करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 1 बाय 1 करके हमारी रेशियोज को और जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थे, जो भी अभी हमने देखे थे आज क्या क्या होते हैं इस टाइम पे, हम इनको 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।